हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक नए विषय पर, यानी कि नए टॉपिक पर। जैसा कि हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया, लेजिस्लेटिव के बारे में पूरा डिस्कशन किया, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका जुडिशरी से। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की अगर हम देखें तो आपके बेसिकली 4 स्तंभ है डेमोक्रेसी के। उसी डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ में से एक आपका स्तंभ जो बनता है, पिलर बनता है जाकर के, वो आपका जुडिशरी है। यानी कि हम लोगों ने कार्यपालिका के बारे में देखा, बेसिकली काफी चर्चा की हमने कार्यपालिका के बारे में। यहां पर हमने विधायिका के बारे में देख लिया। अब विधायिका के बारे में हमने जब पढ़ लिया तो हमारा एक थर्ड जो पिलर है, तीसरा पिलर है जुडिशरी, जिसे बोलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका, इसके बारे में भी हमें पढ़ना दायित्व बनता है, क्योंकि जो बैलेंसिंग है, चेक एंड बैलेंस है। और जो हमारा 4th पिलर है मीडिया, ये तो बाद में ऐड किया गया। ये तीनों पर नजर रखता है। लेकिन डेमोक्रेसी, क्योंकि हम लोकतंत्र संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो हमारी जो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका जो सरकार है वो विधायिका से ही चुनी जाती है। यानी कि संसद में चुने गए सदस्यों के द्वारा ही हमारी सरकार बनती है। कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा किए गए कामों पर नजर रखने का जो काम करता है वो है आपका न्यायपालिका। इसीलिए हम इसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस, यानी कि एक दूसरे पर नजर रख के एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करता है। और इस प्रकार हमारे देश का डेमोक्रेसी सिस्टम चल रहा होता है। तो आज का जो हमारा विषय है, उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका से संबंधित चीजों का, कैसे काम करता है और क्या सिस्टम हमारे यहाँ है। तो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर हमारे देश में 3 प्रकार की या 3 स्टेप की हमारी आपकी कोर्ट यानी कि न्यायिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अगर हम इसको एक ट्रायंगल के माध्यम से एक्सप्रेशन करें तो हम ये समझ सकते हैं कि आपका 3 टाइप का बेसिस है। और अगर हम बेस से टॉप की ओर जाते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जो जिला न्यायालय होती है, सबसे निचले स्तर की जिला न्यायालय। इसके बाद इसके ऊपर की जो भी आपके कोर्ट है जिला न्यायालय के बाद अगर हम पहुंचते हैं तो दूसरे नंबर पे हमें मिलता है हाई कोर्ट, यानी कि राज्य की जो सबसे उच्च कह सकते हो न्यायालय होते हैं जिन्हें हाई कोर्ट बोला जाता है। हाई कोर्ट से भी अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहां पर आपको मिलता है सुप्रीम कोर्ट, सबसे टॉप पोजीशन पर। और पूरे देश की जो सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। ठीक है, ये सबसे सर्वोच्च है। अब महत्वपूर्ण क्या है, ये जो व्यवस्था दी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। हमारे देश में देखा होगा न्यायिक प्रणाली में बहुत ही देरी होती है। उसके पीछे का कारण क्या है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम चाहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को कभी भी सजा न मिले जिसने अपराध नहीं किया है, भले कोई अपराधी छूट जाए, लेकिन जो अपराधी नहीं है उसको हम सजा नहीं देना चाहते। हमारे देश की ऐसी आपकी न्यायिक व्यवस्था है। जैसा कि हम देखें तो बहुत सारे क्रिटिसाइज ऐसे होते हैं, बहुत सारे हमारे सिस्टम होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी मामला हुआ, उस मामले में सबसे पहले आपका क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर सबसे पहले सुनवाई होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हो गई और वहां पर निर्णय अपोजिट आया तो कोई पार्टी जाती है और कंप्लेन कर देती है जाकर कहां पर, आपकी हाई कोर्ट में। तो मामला हाई कोर्ट पहुंच जाता है। हाई कोर्ट में अगर मामला पहुंच गया, वहां भी निर्णय अपोजिट आया, तो फिर सामने वाली पार्टी पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट। तो भैया सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी दी गई है, इसलिए आपका लगातार पेंडिंग होता चला जाता है मामला। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और उसमें क्या दे दिया, उसने अपोजिट डिसीजन दिया है, किसी पार्टी के फेवर में नहीं आया है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक व्यवस्था और की गई है जिसको हम बोलते हैं रिव्यू पिटीशन। यानी कि रिव्यू पिटीशन की भी बात कर दी गई, कहीं ना कहीं फिर से एक बार सुनवाई की बात की जाती है। ये व्यवस्था भी हमारे यहां वर्णन की गई है। अब रिव्यू पिटीशन का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है उस पर पुनर्विचार एक बार कर सकता है, अगर चाहे तो। चाहे मतलब करने के लिए फिर से आग्रह किया जाता है। जैसा कि निर्भया केस वाले मामले में भी यही हुआ। लगातार 2012 से 2020 तक ये प्रक्रिया चलती रही। 8 वर्षों तक के संघर्ष के बाद उनको फांसी सजा दी गई। अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन कर लेती है तो सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुसार फिर एक व्यवस्था दी जाती है जिसको बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। यहां पर एक और पिटीशन डाली गई है, क्यूरेटिव पिटीशन। अब इस पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बार सुनवाई को उस पार्टी को ऑप्शन मिल जाता है कि जो रिव्यू पिटीशन के तहत उसने सुनवाई की है उस पर पुनर्विचार करने का माध्यम फिर बताया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पर भी सुनवाई कर ली तो हमारे संविधान में फिर भी एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम बोलते हैं मर्सी पिटीशन। यानी कि लास्ट ऑप्शन इसके बावजूद भी हमारे यहां पर बचा होता है मर्सी पिटीशन। हम यहां पर मर्सी पिटीशन भी दाखिल कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप फिर से सुनवाई के लिए बात कर सकते हैं, यानी कि क्षमादान प्रक्रिया जो राष्ट्रपति के पास जाती है। तो आप सोचिए कि जब इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा तो समय तो स्वाभाविक सी बात है लगना होगा।
लेकिन हम यही प्रयास करते हैं कि किसी को जिसने अपराध नहीं किया है उसे सजा ना दी जाए। ठीक है, ये हमारी प्रक्रिया होती है। तो आज का जो विषय है उस विषय के तहत हम लोग आज चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा डिटेलिंग से समझेंगे। क्या क्या आज के विषय पर हम चर्चा करेंगे, इसको जरा एक बार ब्रीफ से एनालिसिस कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा जो आज का विषय है इस पर हम क्या क्या समझेंगे और पूरा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेसिक एनालिसिस भी कर लेंगे। तो पहली कंडीशन तो हमें यह समझना होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, गठन कैसा है। ठीक है, इसके बारे में गठन में ही हम सारी चीज देख लेंगे, इसका स्रोत क्या है और कहां से इसको लिया गया है, संविधान में कहां पर इसका वर्णन है, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। दूसरी कंडीशन, जब हम गठन के बारे में देख रहे होंगे, स्ट्रक्चर के बारे में भी देख लेंगे, संरचना के बारे में पूरा देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर संरचना के बारे में भी एनालिसिस हम लोग कर लेंगे। दूसरा कंडीशन हमारा ये बनता है कि भैया अगर संरचना हमने समझ लिया है तो जो जज है उनकी अपॉइंटमेंट होती है, उनकी अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति होती है उनके बारे में, तो हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट नियुक्ति के बारे में भी यहाँ पर बेसिकली हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि कैसे किसी भी जज की नियुक्ति की जाती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च आपकी न्यायिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के पास वो अधिकार है जो किसी के पास नहीं है। यानी कि देश, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो सर्वोपरि होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान होता है, और संविधान का इंटरप्रेट करने का, द राइट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट कितना महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यहाँ पर नियुक्ति के बारे में भी देखेंगे, अपॉइंटमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला हम लोग यहां पर देखेंगे कि अगर कोई जज को नियुक्त कर दिया गया है और वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसको उस पद से हटाया कैसे जाएगा, इसके बारे में भी हम देखेंगे। मतलब उसके रिमूवल के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझेंगे कैसे उसको हटाया जाता है। बीच में हम लोग थोड़ा सा एनजेएसी के बारे में भी समझ लेंगे, क्योंकि एनजेएसी काफी चर्चा में पहले था, अब तो समाप्त हो चुका है। एनजेएसी यानी कि नॉन जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये क्या था, इस व्यवस्था के अंदर क्या है, इसके बारे में भी देख लेंगे। दूसरा कंडीशन कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है उसकी पर्टिकुलर एक व्यवस्था होती है, कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं उसको। तो हम कॉलेजियम सिस्टम के बारे में भी यहां देख लेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो उसके बाद की सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है पावर, कि सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या पावर हैं और कौन कौन से अधिकार क्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं। जब स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट सॉर्ट आउट करता है। जब स्टेट और स्टेट के बीच में भी होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है। जब सेंटर और कई स्टेट के बीच में होता है तब भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है। प्रेसिडेंट को सलाह देने संबंधित मामले पर हो जाता है। यह अयोध्या का मंदिर आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग किया था, तो हम लोग ये भी देखेंगे आर्टिकल 142 क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। तो वो सारी चीजें जो भी आपकी महत्वपूर्ण है। एडहॉक जज क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है एडहॉक जज, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लें कि एडहॉक जज क्या है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इस सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम सारे यहां पर कवर अप करते हुए चलेंगे और कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो हमारा बेसिक आपका इंट्रो था कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं तेजी के साथ में। अब आपको आइडिया ब्रीफ तो हो ही गया होगा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भी इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनके बारे में भी हम लोग यहां पर देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका टॉपिक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जब बात करें तो हमारे 2-3 प्रश्न सीधा सीधा बनते हैं जो फैक्चुअल हैं। उनमें से सबसे पहला कि इसका वर्णन मिलता कहां पे है और कहां से लिया गया है। ये 2 प्रश्न आपके सीधे सीधे आपके पता होने चाहिए। तो पहली सबसे हमारा यही दोनों प्रश्नों के बारे में हम समझेंगे और सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन हमारे संविधान के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपका पार्ट 5 में मिलता है। किस पार्ट में मिलता है? पार्ट 5, भाग आपका यहां पर 5 में मिलता है। ठीक है, अच्छा, भाग 5 में आपका सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलता है। अगर दूसरी कंडीशन अगर हम बात करें कि आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारा सुप्रीम कोर्ट का वर्णन कितने आर्टिकल्स तक में वर्णन मिलता है, तो फिर अनुच्छेद के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हम आर्टिकल के बारे में देखें बेसिकली, तो यहां पर अनुच्छेद आपका जो वर्णन मिलता है सुप्रीम कोर्ट का वो है आर्टिकल 124 से लेकर के 147।
यानी कि आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 में आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन मिलता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट कंडीशन आपकी ये भी बनती है कि भैया सुप्रीम कोर्ट को कहां से लिया गया है, तो हमारा फिर आता है नेक्स्ट कंडीशन सोर्स, यानी कि स्रोत क्या है भैया आपका, सोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्रोत के बारे में देख लेते हैं। तो स्रोत अगर हम देखें तो भैया आपका जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है ये ली गई है आपकी गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 यहां से ली गई है। क्लियर? अच्छा, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, यानी कि संघीय सुप्रीम कोर्ट कह सकते हो, संघीय सुप्रीम कोर्ट। और यही तो व्यवस्था हमारे यहां, संघीय सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहां पूरे देश का एक ही सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। जैसे कि अमेरिका की बात करेंगे, वहां पर पूरे देश में 50 स्टेट है और हर स्टेट का अपना खुद का सुप्रीम कोर्ट है। तो लेकिन हमारे देश की जो व्यवस्था है, हम लोग फेडरल को तो फॉलो करते हैं, अमेरिका भी फेडरल को फॉलो करता है, लेकिन हमारे यहां फेडरल सिस्टम भारत राज्यों का संघ है, ये व्यवस्था का प्रयोग किया गया है। हमारे यहां राज्यों और देश के बीच में, यानी कि भारत के बीच में एग्रीमेंट नहीं है। क्लियर? सो दिस वाज अ प्रोसेस वी हैव टेकन, संघीय सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलते हैं। तो ये तो भैया हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। अच्छा, तो बेसिक पहली चीज तो हमारे पास ये फैक्ट पता होने चाहिए कि इसका एक्सप्लेनेशन कहां वर्णन मिलता है एंड कहां पे इसका वर्णन आपको मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका ये बनता है कि बताइए इसका भैया गठन, यानी कि फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और किस प्रकार आपकी कंडीशन है। सुप्रीम कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही होना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल कि हेडक्वार्टर कहां पे सर आपका, दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, नई दिल्ली। आप दिल्ली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली। तो इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली पे है। अच्छा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसी में से आपका जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो है आपका फॉर्मेशन। तो भैया आप जरा समझ लीजिए, अगला डाल लीजिए हेडिंग फॉर्मेशन, और बहुत ही वन बाय वन हम सारी चीजों को लेते हुए चलेंगे। फॉर्मेशन यानी कि गठन। क्लियर? अच्छा, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। जब हम संविधान हमारा बना, संविधान जब हमारा बन रहा है तो उस समय संविधान में इतने ज्यादा जजों की आवश्यकता नहीं थी, इतने ज्यादा जज की आवश्यकता नहीं थी। तो हमारे यहां जो व्यवस्था की गई संविधान में, वो आपका पहली चीज तो गठन का जो वर्णन मिलता है, इसका पर्टिकुलर आर्टिकल है, और उस आर्टिकल को बोला गया 124 का फर्स्ट, यानी कि 124 एंड क्लॉज 1, इसको इस तरह बोल सकते हो, 124 क्लॉज 1 के तहत गठन के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया कि संविधान में आपके कितने आपके शुरुआती दौर पर जज थे। शुरुआती दौर पे अगर हम बात करें, आपकी शुरुआती दौर पे आपके जजों की संख्या 7+1, ये व्यवस्था आपकी संविधान में कर दी गई। यानी कि हमारे संविधान में जो गठन है सुप्रीम कोर्ट में, जजों की संख्या ये कौन क्या है सर, जजों की संख्या, यानी कि एक आपका होगा सीजीआई, जिसको बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी क्या होंगे, अदर जज होंगे, यानी कि अदर जज। ये व्यवस्था हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट में इस शुरुआती दौर पे किया गया। अच्छा, अब इसके बाद आपकी आती है बात कि समय के साथ हमने अपडेट करना शुरू किया। समय के साथ जब हम अपडेट करते गए और 2009 में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2009 पे आते आते हमने अपडेट किया, 2009 पे आपका आकर के समय के साथ अपडेट किया, और जजों की संख्या यानी कि टोटल कितनी कर दी गई सर, 30+1। कितनी कर दी गई, 30+1, 31 जज। ठीक है, 31 जज कर दिए गए आपके, यानी कि 30 आपके अदर जज होंगे और एक आपका सीजीआई होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 30 अन्य जज होंगे, यानी कि अदर जज। ठीक है, अच्छा, अन्य जज होंगे। अगली कंडीशन ये आती है, क्या वर्तमान में आपके 31 जज हैं, यानी कि 31, यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर 31, लेकिन अभी वर्तमान में ये व्यवस्था फिर बदल गई है, और व्यवस्था बदलने के बाद क्या हो चुका है, वर्तमान में कुल जो जज हैं वो आपके टोटल, आपके कुल जो जज हैं वो कितने हो चुके हैं, आपके टोटल 33
+1 हो चुके हैं, यानी कि 3 जजों की संख्या को फिर से बढ़ा दिया गया, जजेस की संख्या को। और इस प्रकार आपके वर्तमान में इस समय कुल 34 जज सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं, ये व्यवस्था कर दी गई है। एक आपका यहां पर CJI है और दूसरा आपका यहां पर अदर जज है। तो ये व्यवस्था हमारे सुप्रीम कोर्ट में आज वर्तमान में है। तो पहली चीज तो हमने यहां पर समझा क्या? पहली चीज तो हमने यहां पर समझा कि सर इसका बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेनेशन मिलता है कहां पे। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ द फॉर्मेशन पे बात करते हैं। तो पहली कंडीशन हमारा जब सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ तो सर आर्टिकल 124 एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट, उसके बारे में बताता है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि सर टोटल हमारे शुरुआती दौर पे 8 जज थे, जिनमें एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, यानी कि मुख्य न्यायाधीश था, और 7 अन्य जज थे इसके बारे में। और इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है कि भैया समय के साथ हमने अपडेट किया, बिकॉज इट इज अ नीड, ये जरूरत है आपकी, इसलिए हमने अपडेट किया। और इस समय कितने फिर हुए? 30 + 1 आपका 31 जज हो गए। लेकिन वर्तमान में कुल जजों की संख्या कितनी है? 34 है, यानी कि 34 है। यू हैव टू नो अबाउट दैट, ठीक है। ये बेसिक आपका फॉर्मेशन था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में फॉर्मेशन कैसा मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी के बाद ये आता है कि भैया इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जरा हम इनके बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में देख लेते हैं बेसिकली कि इनका अपॉइंटमेंट किया कैसे जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका अपॉइंटमेंट होता कैसे है। क्लियर? अच्छा, अब आपने सुना होगा कई बार कैसे कंट्रोवर्सी होती है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है या एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर भी कर देता है। इसका सबसे जो ज्वलंत यानी कि करंट मुद्दा है जो आपके दिमाग में होगा, याद होगा, जब दिल्ली पे दंगे हुए थे, यानी कि फरवरी पे, जिस डोनाल्ड ट्रंप जब भारत की यात्रा में आए हुए थे, उस दौरान दिल्ली में दंगे हुए। और दंगे में फिर क्या हुआ, काफी ज्यादा आपका इस पर एक्शन लिया गया। और वहां के हाई कोर्ट के एक जज ने पुलिस को कटघरे में खड़ा किया और उनसे जवाब मांगा। और चर्चा में इसलिए हो गया अचानक वो कि रातों रात उनका ट्रांसफर हो गया। तो कुछ लोगों ने इनको पॉलिटिकली तौर पर जोड़ दिया कि पॉलिटिकल के आधार पर बीजेपी ने ऐसे किया तो राष्ट्रपति के जाता है, लेकिन रिकमेंडेशन विद आपके जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये पहले से तय होता है, ऐसा अचानक नहीं, लेकिन वो डेट ही थी इसलिए उनको उसी दौरान का ट्रांसफर किया गया। बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वी डोंट हैव टू इंटरफेयर ऑन दैट, एंड दैट डिस्प्यूट जो मैटर है उस पर हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। बट वी हैव टू गो, हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में सर? अपॉइंटमेंट के, यानी कि नियुक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति होती कैसे, ठीक है। अच्छा, नियुक्ति के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भैया। अच्छा, तो पहली चीज आप याद रखिएगा, जो जज है आपके, ठीक है, न्यायाधीश जो है ना, न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है सर? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये हमारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। तो भैया इसमें तो और पावर भी कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। कौन करता है सर? बाय प्रेसिडेंट, आप दिमाग में रखिएगा। द जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अच्छा, तो भैया ये बताओ कि राष्ट्रपति क्या अपने मन से नियुक्त कर देता है या किसी की सलाह पर नियुक्त करता है? ये तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसका जो जवाब है कि राष्ट्रपति खुद नियुक्त नहीं करता है, बल्कि किसी के रिकमेंडेशन पर यानी कि सलाह पर नियुक्त करता है। और वो रिकमेंडेशन किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की होती है। यानी कि राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिकमेंडेशन से करेगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त कर रहा है और न्यायाधीशों की सलाह पर करेगा। तो ये क्या है, इसको भी समझ लेते हैं, न्यायाधीशों की सलाह पर। और इसी सिस्टम को कहा जाता है कॉलेजियम मेथड। तो भैया हम समझ लेते हैं कॉलेजियम मेथड है क्या। कॉलेजियम मेथड, इसी व्यवस्था को कहा जाता है कॉलेजियम व्यवस्था, ठीक है, कॉलेजियम व्यवस्था। अब ये क्या है जरा इसको समझ लेते हैं, है क्या। और जिसको आने वाले टाइम पे यानी कि 2015 में 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो चेंजमेंट करना चाहा और उन्होंने इसकी जगह पर ही एनजेएससी को लेना चाहा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएससी को लाना चाहा, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया।
कहा कि ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती, ये संवैधानिक ढांचा के खिलाफ होगा और ये थर्ड पिलर यानी कि न्यायपालिका पर प्रहार करने जैसा होगा। विल डिस्कस इसमें कौन कौन मेंबर थे, इसमें 6 मेंबर थे, उनके बारे में भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम है क्या, इसके तहत कुल 5 जज होते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था में कुल 5 जज होंगे, आपकी जज होंगे, जिसमें एक आपका होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। एक सीजीआई होगा और 4 आपके होंगे सीनियर अदर जजेस। ठीक है, यह व्यवस्था की गई है। अब इनकी सलाह पर ये जो रिकमेंड करेंगे उसके आधार पर आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में ही, जो कि राष्ट्रपति करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में लिखा कहीं नहीं है कि ये बाध्यकारी है, कंपलसरी है। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में ये कहीं नहीं बताया गया कि राष्ट्रपति इसके प्रति बाध्यकारी है, लेकिन ये व्यवस्था है, ट्रेडिशन है और इसी को फॉलो करते हुए चलना पड़ता है। तो ये तो व्यवस्था हमारी कॉलेजियम सिस्टम के बारे में थी कि इनके रिकमेंडेशन पर किया जाता है। 2014 में, यानी कि 2014 में बीजेपी की सरकार आते ही उन्होंने सोचा कि एक व्यवस्था को इसको थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। उन्होंने एनजेएससी को इंट्रोड्यूस किया। एनजेएससी का जो फुल फॉर्म है उसको लिख लीजिएगा, हो सकता है आने वाले टाइम पे कभी पूछा जा सकते हैं, लेकिन ये वर्तमान में व्यवस्था नहीं है क्योंकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, अच्छा, इसके तहत 6 सदस्य थे, जिनमें आपका बताया गया कि एक आपका कानून मंत्री होगा, वो लॉ मिनिस्टर कानून मंत्री होगा, ऐसा इन्होंने व्यवस्था रखी, संसद के द्वारा बनाया गया कानून मंत्री। और सरकार ने ये कहा कि 2 ऐसे लोग होंगे जो कानून के विशेषज्ञ होंगे, लॉ एक्सपर्ट, कानून के विशेषज्ञ, इन्होंने ये व्यवस्था बनाई, विशेषज्ञ। और तीसरी कंडीशन उन्होंने बोला कि 3 लोग जो होंगे वो जज, आपका सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, यानी कि 3 लोग ऐसे होंगे जो क्या होंगे, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज। और बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि 3 लोग ये जो होंगे ये फेवर में सरकार के होंगे और 3 लोग ये होंगे। तो इस व्यवस्था से ये सीधा दिख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज है ना, उनके अपॉइंटमेंट की जो व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की बात की जा रही है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में खत्म कर दिया, 2015 में व्यवस्था को खत्म कर दिया, लेकिन 2016 में कंप्लीटली सरकार के द्वारा इसे इरेडिकेट कर दिया गया। अब ये व्यवस्था नहीं है। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त कैसे किया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहां पर समझा और बात किया कि नियुक्त कैसे की जाती है। कॉलेजियम मेथड होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की व्यवस्था का बोला जाता है। सर, आपके प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, लेकिन कॉलेजियम के आपके सलाह पर यानी कि रिकमेंडेशन पर, बोल सकते हो रिकमेंडेशन पर आपका, ठीक है, डेशन पर, रिकमेंडेशन, स्पेलिंग देख लियो, गलत है कि सही, आई डोंट नो। रिकमेंडेशन पर, सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिकमेंडेशन पर यह व्यवस्था करके अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये तो बेसिकली था इनके बारे में। अच्छा, अब अगली कंडीशन आती है कि भैया योग्यता क्या क्या है। ये भी तो होना चाहिए कि जब कोई किसी भी जज को नियुक्त किया जा रहा है तो उसकी योग्यता क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो भैया यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके बारे में कि योग्यता क्या है। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है और नियुक्त कैसे होती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कैसे बनता है, यह भी आपका बनना चाहिए, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट करा रहा है, जो कॉलेजियम है, उसमें तो वो नियुक्त करेगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश बनने की व्यवस्था है उसमें सीनियर जो होगा, सबसे मोस्ट सीनियर होगा सदस्य, जज में भी आपके उसी के आधार पर व्यवस्था ट्रेडिशन से चला आ रहा है कि आपका उसी को जज बनाया जाएगा। ये व्यवस्था भी लगातार पिछले कई वर्षों से चला रहा है। बीच में इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में इस व्यवस्था को तोड़ा भी गया 1975 में, 76 में, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यूटी हो गई आपकी। उसी प्रकार जो आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, जब वो रिटायर होगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो अगला सबसे सीनियर जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के दावेदार के रूप में माना जाता है। ये व्यवस्था आपकी वहां पर है। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि योग्यता। क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 2-3 चीजें, एक होता है इलेक्शन, एक होता है सिलेक्शन। बोथ हैव अ डिफरेंट, वेरी डिफरेंट थिंग। क्वालिफिकेशन, योग्यता, दोनों में अंतर होता है। इलेक्शन यानी कि चुनाव,
वो था डिफरेंट थिंग। सिलेक्शन विच इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट के आधार पर जिसको तय किया जाता है। योग्यता में क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन आपकी बात करते हैं। योग्यता में कहता है कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, लेकिन उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी हाई कोर्ट में जज के रूप में प्रैक्टिस करने का अनुभव हो। यानी कि दिस वाज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, कम से कम 5 वर्ष 5 इयर्स का सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस या कह सकते हो कार्य करने का, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के लिए तो एलिजिबिलिटी मांग रहा है, हाई कोर्ट में कार्य करने का अनुभव हो। दे हैव एन एक्सपीरियंस, कार्य करने का अनुभव हो। दिस इज फर्स्ट क्वालिफिकेशन। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या बोलता है? कह रहा है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम 10 वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, उसे हम जज अपॉइंट कर सकते हैं, किया हो। अच्छा, तीसरी क्या और कोई कंडीशन हो सकती है क्या? पहली कंडीशन तो बोल रहा है कम से कम 5 वर्ष के लिए किसी भी हाई कोर्ट में आपका जज के रूप में कार्य किया हो। दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि कम से कम आपका 10 वर्षों के लिए उसने अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस किया हो, दे हैव एन एक्सपीरियंस फॉर द 10 years एज अ लॉयर। अच्छा, थर्ड कंडीशन ये भी है कि राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को समझता है या उसको लगता है कि ये कानून का ज्ञाता है, यानी कि विधिज्ञता है, ठीक है, तो उस कंडीशन पर आपका राष्ट्रपति उसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है। यह भी व्यवस्था दी गई है, तो इसको भी आप यहां लिख लीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा बाय द प्रेसिडेंट किसी विधिवेत्ता को जो कानून का ज्ञाता है। तो ये हमारी क्या है सर? क्वालिफिकेशंस है, ये आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, अगला प्रश्न ये भी उठता है कि जब हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि ये क्वालिफिकेशंस हैं, तो क्वेश्चन ये बनता है कि कोई भी जो जज बनेगा वो कितने वर्षों तक के लिए जज बन सकता है? ये तो हमारा नेक्स्ट कंडीशन बन जाता है। तो भैया याद रखना इसकी, अच्छा कितनी न्यूनतम आयु रिक्वायरमेंट है, ये भी प्रश्न बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सर न्यूनतम आयु की कोई बात नहीं की गई है, न्यूनतम आयु के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। कोई व्यक्ति न्यूनतम आयु कितनी भी हो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, न्यूनतम आयु के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन इसकी मैक्सिमम एज डिसाइड की गई है। मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया इन लोगों ने, लेकिन इसकी मैक्सिमम एज डिसाइड की है, और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम आयु बताया है वो आपकी 65 ईयर्स, 65 वर्ष, ठीक है, यानी कि 65 वर्ष आपका अधिकतम आयु है। कोई भी जो आपका जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, अधिकतम आयु 35 वर्ष तक उसका निर्धारण किया गया है। तो ये तो आपका था बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्वालिफिकेशन एंड द एज बाउंडेशन, कब तक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह सकता है, न्यूनतम आयु क्या है, इसके बारे में। अब आपको अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है तो आप उस पद का दुरुपयोग, हो सकता है दुरुपयोग भी कर ले, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर कोई भी जज दुरुपयोग कर रहा है, मिसयूज कर रहा है उस पद का, तो कुछ तो प्रक्रिया होगी हटाने की भी। आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ऐसा कि पिछले सेशन में जब आपके राहुल गांधी के द्वारा, यानी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अयोग्य प्रस्ताव